देखिए बच्चों, एटम्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफाइन द टर्म्स इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल इन जीजर मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सेकेंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल ए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जीजर मार्सडन का जो एक्सपेरिमेंट था, मतलब जो रदरफोर्ड मॉडल दिया गया था वो इन्हीं दो लोगों के एक्सपेरिमेंट पे दिया गया था। किसके? जीजर और मार्सडन जी के एक्सपेरिमेंट पे। तो इन्होंने कहा उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को बताना है। बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट कहता क्या था? जीजर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट जो था वो ये बताता था कि अगर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराते हैं, कहाँ बम्बार्टमेंट कराते हैं? गोल्ड फॉइल पे। किस पे कराते हैं बच्चों? गोल्ड फॉइल पे, है ना। ये गोल्ड फॉइल है और अगर इस पे हम अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराते हैं तो बताया था ना इन्होंने कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ एटम का मोस्टली स्पेस क्या है? इनपटी है। जबकि इन्होंने बताया था कुछ अल्फा पार्टिकल जब आते हैं तो किसी एंगल पे ऐसे मुड़ जाते हैं। तो जब मुड़ जाते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है, किसी एंगल पे, तो इस चीज को जिस एंगल पे वो अल्फा पार्टिकल मुड़ते हैं उसको इन्होंने बोला था कि ये स्कैटरिंग एंगल कहलाता है। ये थीटा होता है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। और इसी के बेसिस पर इन्होंने ये दोनों डेफिनेशन बताई थी, तो इन्हीं को दोनों डेफिनेशन को हमको समझना है, ठीक है। तो बच्चों, हमको इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बतानी है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल में गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट करवा के कुछ ऐसे रिजल्ट पाए गए थे। तो बच्चों, इस तरह से जो रिजल्ट आए थे, ठीक है, उसी से पता चल रहा था कि हाँ मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, मतलब मोस्टली स्पेस क्या है एटम में? इम्पटी है। और कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़ जाते थे, जिससे पता चलता था बहुत छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज। फिलहाल अभी हमको उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमको इसके लिए ये डेफिनेशन जाननी है कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। तो बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये गोल्ड फॉइल है तो यहाँ पे कुछ भाई अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, मान लो ये गोल्ड का, यहाँ पे गोल्ड के एटम्स हैं लाइन से लगे हुए, क्योंकि फॉइल बहुत थिन मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि ताकि एक जगह पे एक ही एटम हो, एक एक एटम के ऐसे लेयर बन जाए, ऐसा कुछ, है ना। तो मान लीजिए कोई एक गोल्ड का ही एटम है, ये गोल्ड है, ठीक है, का न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है और यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल आता है इसके पास से। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल बच्चों ऐसे सीधे चला आ रहा है तो क्या होगा बताओ हमको? जब ये अल्फा पार्टिकल इसके पास से निकलेगा, ठीक है, पास से निकलेगा तो क्या होगा? ऐसे यहां से मुड़ जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि जब इसके पास आएगा तो यहां से क्या होने लगेगा? रिपल्सन होने लगेगा। प्लस है ये, और अल्फा पार्टिकल भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसके सेंटर पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? जेडी, जहां जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जब अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपल्सन से ऊपर तरफ फोर्स लगा देगा, वो इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जब उस पर फोर्स नहीं लगा रहा था उस समय, इनिशियल जो वेलोसिटी वेक्टर है और इस एटम के सेंटर लाइन, मतलब सेंटर से पास होने वाली लाइन, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से जाने वाली लाइन के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर सीधा, मतलब ये वाली डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर लाइन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे अगर गोल्ड फॉइल लगा है तो गोल्ड के न्यूक्लियस की बात हो रही, कोई और फॉइल लगा दो तो उसके न्यूक्लियस की, मतलब जो भी न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस की सेंटर लाइन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बच्चों बताते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। तो क्या इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्लियर हो गई? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर टू द सेंटर लाइन ऑफ द एटम इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर।
और अगर सोचो ये v वेलोसिटी से आया और यहां से बच्चों ये थीटा एंगल पे मुड़ गया, इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया, जिस एंगल से अल्फा पार्टिकल मुड़ता है, बेंड होता है, टर्न होता है, उसका पाथ, इस एंगल को बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, और स्कैटरिंग एंगल और इंपैक्ट पैरामीटर के बीच एक रिलेशन होता है। क्या होता है बच्चों, ये रिलेशन होता है b बराबर 1/4πε0 जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपान काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको k से भी लिख सकते हो, या कुछ बुक्स में इसको और थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिखा गया है 1/4πε0 जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपान में हाफ mv स्क्वायर, जहां पर m क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये रिलेशन भी बच्चों लिखा जा सकता है। तो b का ये फार्मूला, ठीक है, ध्यान रखना। अभी इसके बेसिस पर इसके सेकंड पार्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी डेफिनेशन बच्चों हमसे पूछी गई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या होती है। तो बच्चों होता क्या है कि जब कोई अल्फा पार्टिकल अभी तो किसी थोड़ी डिस्टेंस पे जा रहा था तो उस पर एक फोर्स लग गया, रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से उसका पाथ ऐसे चेंज हो गया, रिपल्सन से दूर चला गया, है ना। अब अगर सोचो ऐसा कि एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट इसके सेंटर की डायरेक्शन में आ रहा हो, ऐसे सीधा सीधा, क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, है ना। मान लीजिए कोई एक ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, गोल्ड एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस गोल्ड न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने कोई अल्फा पार्टिकल यहां चला आ रहा है, और इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है के उसकी क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कहीं से हाई वेलोसिटी से डाले जाते हैं ना, बम्बार्डमेंट कराया जाता है गोल्ड फाइल पे, तो ये कोई आ रहा है, ठीक, और ये सपोज करो इसके बिल्कुल सामने आ रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पास आएगा, चूंकि ये अल्फा पार्टिकल है तो इस पे कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पे बच्चों कैसा है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड का जो न्यूक्लियस है इस पे भी क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज, जेडी, जेड है एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इतना चार्ज इसके सेंटर पे, ये इसके सामने आ रहा। तो पहले जब बहुत दूर है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, दो चार्ज के बीच, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, तो अपान में R होता है, तो R बहुत ज्यादा है पहले, तो मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, जीरो, ध्यान रखना, पहले पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम। अब ये अल्फा पार्टिकल इसके पास आ रहा, जैसे जैसे पास आएगा डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी, इनके बीच लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, वो R डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच फोर्स क्या लगता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसका मतलब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा, इस पे लगने वाला रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 एक समय फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इसके मोशन को स्टॉप कर देगा। जब मोशन स्टॉप हो जाएगा मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट हमने तो पढ़ा है कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो बच्चों हुआ क्या है कि जब वो पास आएगा जैसे जैसे, तो आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा, आर की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी तो यू बढ़ेगी। मतलब हम कह सकते हैं जैसे जैसे वो पास आ रहा, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी घट रही, और वेलोसिटी घट रही मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रही, बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या हो रही, बढ़ रही। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इसके यहां पास में आ गया, कितनी दूरी पर हो गया बच्चों, R0 डिस्टेंस पर हो गया, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक के बराबर हो गई। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई पूरी, मतलब जो काइनेटिक थी वो पूरी की पूरी क्या बन गई, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच इज द डिस्टेंस एट विच टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पूरी कन्वर्ट हो जाती है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। और क्लोजेस्ट अप्रोच का बच्चों फार्मूला कैसे निकालते हैं भाई, जो काइनेटिक एनर्जी है इसी को पोटेंशियल के बराबर कर दो, और पोटेंशियल का फार्मूला क्या है इसके लिए बताओ, 1/4πε0 Q1
Q1 मतलब अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, Q1 यानी कि 2e। Q2 का मतलब ये क्या है बच्चों, ये Jd अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है R0, ये क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई। तो बच्चों K हमेशा पता रहता है और R0 निकालना होता है, यानी कि इसको इसके बराबर अगर करोगे तो R0 की वैल्यू वहां से निकल आएगी 1/4πε0 2Jd² अपान K। कैसे है पता चला, इस वैल्यू को K के बराबर करो, बराबर K को नीचे ले और R0 को ऊपर ले जाओ, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो R0 का ये फार्मूला भी होता है, जैसे क्लोजेस्ट अप्रोच का ये फार्मूला होता है। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको बताया गया है कि 2 कंडीशन है ऐसी, ठीक है, और उसमें इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कब, जब थीटा की वैल्यू 0 है और फिर जब थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट। तो बच्चों देखिए हम यहां पे बात कर लेते हैं, इस चीज को थोड़ा सा हटा दे बच्चों, देखो यहीं पे इतने मिसाल कर, हमसे कह रहे हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर का ये फार्मूला है 1/4πε0 Jd² cot θ/2। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, अपान में काइनेटिक एनर्जी जो भी हो वो यूज कर लेंगे। तो बच्चों जब थीटा 0 है तो उस समय बी की वैल्यू क्या आएगी, जरा हमको बताओ। बी की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Jd² cot थीटा, थीटा की वैल्यू 0/2, तो 0/2 तो 0 ही रहेगा, अपान काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यहां से बी की वैल्यू आप देखेंगे इनफाइनाइट आएगी, क्यों, क्योंकि cot 0 जो होता है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसी वजह से cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। सो इस इंपैक्ट पैरामीटर विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा हो, इस समय जो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी, बस इतना समझो, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी, बस इतनी सी बात, ठीक है। सेकंड पॉइंट बच्चों इसमें पूछा गया है कि अगर मतलब स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू 180 हो जाए तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना होगा, सोचो। जब थीटा 180 होगा यहां पे रख देंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ हमको, यह आएगी 1/4πε0 Jd² cot 180/2 अपान में काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो बी की वैल्यू आएगी 1/4πε0, ठीक है, Jd² ये क्या बनेगा cot 90 अपान काइनेटिक एनर्जी। बच्चों cot 90 की वैल्यू क्या होती जरा हमको बताओ, 0 होती, तो जब यहां 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, तो यहां पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो द डिस्टेंस ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर विल बी 0 व्हेन द स्कैटरिंग एंगल इज 180, ठीक है। जब स्कैटरिंग एंगल 180 होगा तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और जब स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री होगा उस समय इंपैक्ट पैरामीटर कितना मिलेगा, इनफाइनाइट। और ये दोनों डेफिनेशन और इनके फार्मूले भी आपको क्लियर होने चाहिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों एटम्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग 4.1 MeV एनर्जी इज अप्रोचिंग शीट ऑफ लेड, Z is equal to 82, calculate the speed of a photon in the beam and second the distance of its closest approach. Okay. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर रदरफोर्ड जी का जो एक्सपेरिमेंट था जिसको जीजन मार्स्टन जी ने किया था उसमें अगर अल्फा पार्टिकल की जगह इन्होंने कहा हम प्रोटॉन बीम यूज करते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन बीम में हर प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी गई 4.1 MeV, MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे बच्चों किसमें, जूल में, और कह रहे इस प्रोटॉन की जिसकी इतनी एनर्जी है उन प्रोटॉन्स की पहले तो आपको बतानी है कि स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ईच प्रोटॉन हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे फाइंड करनी है कि अगर वो प्रोटॉन की जो बीम है वो Z = 82 की फॉइल पे गिराई जाती है तो इसमें इस प्रोटॉन की लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी, उसके जो पास जाएगा उसके न्यूक्लियस, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी इन प्रोटॉन्स की, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि स्पीड प्रोटॉन्स की कैसे निकाल सकते हैं।
तो बच्चों देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 4.1 MeV। MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों एक MeV में कितने जूल होते हैं? तो मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करते हो तो 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये जूल बनता है। यानी कि 1 MeV में बच्चों 1.6 × 10⁻⁻13 जूल होते हैं। ये यहां रख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी को पहले हमने जूल में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए हमको जूल में काइनेटिक एनर्जी चाहिए भाई। तो क्या आएगी बच्चों? ये बन जाएगी 4.1 × 1.6 × 10⁻⁻13। तो K की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6.56 × 10⁻⁻13 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। बच्चों हमको इसकी स्पीड चाहिए प्रोटॉन की, तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? ½ mv² होती है ना। यहां से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो v = क्या हो जाएगा बच्चों? या v² की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k/m। तो v = हो जाएगा रूट में 2k/m। सारी वैल्यू यहां पे बच्चों पुट कर देंगे और v की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या वैल्यू पुट करने पे आएगा? देखो रूट में 2k। k की वैल्यू बच्चों क्या है? यहाँ पे देखो k हम ऊपर निकाल चुके हैं, बिल्कुल यूज कर लीजिए। क्या? 6.56 × 10⁻⁻13 अपान m। m का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन। अब बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए। 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो बच्चों ये m यहाँ पे यूज कर लेंगे तो ये आएगा 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब सारी वैल्यू बच्चों पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? तो देखिए बच्चों, तो इसको पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ से मिलती है हमको रूट में 7.85। बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 7.85 × 10 की पावर कितना बनेगा बच्चों? तो देखिए बच्चों -13 है, माइनस का 27 नीचे है, -27 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +27। यानी कि हो जाएगा -13 और +27। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा यहाँ से बच्चों बताओ? ये हमको मिलेगा v = रूट में 7.85 × 10 की पावर 14। यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 2.8 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी 2.8 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो जाएगी प्रोटॉन्स की। अब बच्चों पूछा गया है कि वो प्रोटॉन अल्फा जो ये लेड है इसके कितने करीब जाएंगे। इसका मतलब हमसे यहाँ पे बच्चों क्लोजेस्ट अप्रोच की बात की गई है। तो बच्चों देखो पहले ये प्रोटॉन है दूर, ठीक है, और यहाँ कोई मान लो लेड का एक न्यूक्लियस है। ये लेड का न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेड प्रोटॉन है। तो इसमें चार्ज कितना होगा? Zd होगा अंदर, ठीक है। अब बच्चों अगर ये प्रोटॉन इसके पास जा रहा है तो पहले इसमें काइनेटिक एनर्जी है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी उस समय 0 है। पहले इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन दूर है कहीं ऐसे जा रहा है इसके पास, तो इसके कितना करीब जा सकता है ये हमसे पूछा गया है। तो जब ये बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचेगा वहां पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, +E चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? प्लस का Zd चार्ज है। तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार क्या होगी? कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर तो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, उस फोर्स की वजह से इसमें रिटार्डेशन होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, उस समय इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब अल्फा जो प्रोटॉन है वो इसके आगे नहीं जा सकता, ध्यान रखना। तो इस समय जो ये डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब जब उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी क्या बन गई? पोटेंशियल बन गई। इसका मतलब इस समय की जो पोटेंशियल है वो पहले वाली काइनेटिक के बराबर, समझ गए। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? 0 हो गई, समझो। तो इस समय जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले जो काइनेटिक थी वही बाद में क्या बन गई? पोटेंशियल बन गई, ऐसा सोचो। और यहाँ प्रोटॉन रुक गया, अब वो वापस आ जाएगा रिपल्सन की वजह से। तो हमको ये क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। मतलब इस समय ये प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, प्रोटॉन यहाँ आ गया +E,
इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो बच्चों दो चार्ज अगर हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है अगर ये r डिस्टेंस पर? ये होता है बच्चों K Q1 Q2 अपान R। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपान R। वही यहां लग जाएगा बच्चों। तो U बराबर क्या आएगा? K का मतलब बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मत समझना, K का मतलब होता है 1/4πε0, वही यूज कर लो बच्चों। तो U बराबर हमारे पास क्या आएगा? 1/4πε0। ठीक है। Q1 पहला चार्ज कितना है? E। Q2 दूसरा चार्ज कितना है बच्चों? Zd। अपान में डिस्टेंस कितनी है? r0। और मैंने क्या बताया पहले उसमें क्या थी? काइनेटिक पोटेंशियल क्या थी? 0। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। जैसे से वो पास गया उसकी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, और फाइनली जब वो क्लोजेस्ट अप्रोच में पहुंचा तो उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब U की वैल्यू इस सिचुएशन में K के बराबर होगी। तो U बराबर क्या हो गया? K, यहां रख दो। K बराबर आ गया बच्चों 1/4πε0 Zd² अपान r0। तो r0 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Zd² अपान K। सारी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो r0 की वैल्यू निकल आएगी 1/4πε0। तो फिक्स है। क्या होती है बच्चों? 9 × 10⁹ बहुत बढ़िया। Z इसका देखो एटॉमिक नंबर आपको दिया है, कितना दिया है? 82। इसके अंदर 82 प्रोटॉन होंगे ना, 82। E² तो 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपान में K की वैल्यू कितनी है बच्चों? अभी हम लोगों ने सॉल्व करके निकाली थी, क्या आई थी? ये देखो आई थी K की वैल्यू 6.56 10⁻⁻13। यहाँ यूज कर लो। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ऐसा करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर जाएंगे, कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। 41 से इसको कैंसिल करो। जब 41 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? ये 16 टाइम जाएगा। इसको 41 से काटो, कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखो क्या हो सकता है। तो ऊपर बचेगा हमारे पास, इधर लिख दें बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये r0 की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास? देखो 9 × 2 = 18 इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56 और 10⁻⁻38, और ये 10⁹ है। ठीक है। और ये 2 पावर मिलेंगे, 10 पावर क्या बन जाएगी? ऊपर देखो 11, और नीचे 10⁻⁻13, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 10⁻11 प्लस 10⁻13, 10 की पावर क्या आएगी? 11 + 13 अपान में कितना बचेगा बच्चों? 16 बचेगा। अपान कितना बचा? 16 बचा। अच्छा बच्चों देखो, अब ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ेंगे, 2 कर सकते हैं ऐसा। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 16 टाइम जाएगा। तो r0 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 288। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 288 इंटू 10 की पावर। अब देखो कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 10 की पावर कितना आ रहा है? ये आ रहा है बच्चों 24, और ये माइनस का 38। तो 24 - 38 कितना हो गया? ये हो गया 10 की पावर -14, और अपान में है 100, है ना। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। क्या लिख देंगे बच्चों? 2.88 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो लोगों से मिस्टेक होती है वो क्या होती है? वो लोग इसको प्रोटॉन की जगह अल्फा पार्टिकल रख के आंसर निकाल देते हैं, तो उनका आंसर गलत आ जाता है। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।